हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट पार्ट भाग 3 लेके आए हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है ये देखिए। जैसे लिखा हुआ है कि हम पहले जान चुके कि सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी हमने जो सांद्रता पर निकाला था जब ताक्षणिक वेग ऐसे निकाला था हमने डी यानी अवकलित समीकरण डी सी अपॉन डी टी के रूप में। तो इस समीकरण को हमने क्या बोला, अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, यानी के था हमारे पास में और जो भी हमारे जिसकी सांद्रता थी ये हमने इस प्रकार निकाला था। यानी हमने एक ग्राफ खींचा था सांद्रता का, उस पर हमने क्या करा था, एक स्पर्श रेखा खींची थी और इसी की किसी बिंदु को हमने क्या किया था, ज्ञात किया था। किससे ज्ञात किया था? अवकल वेग समीकरण से। ठीक है, लिखा हुआ आगे, तात्कालिक वेग का निर्धारण वेग आसान नहीं होता क्योंकि इनका मान सांद्रता एवं समय के मध्य खींचे गए वक्र के टी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का डाल माप कर किया जाता है। ठीक है, हमने बोला इसका डाल माप कर ये ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसका मान इतना आसानी से ज्ञात नहीं किया जाता। इससे वेग नियम ज्ञात करना कठिन होता है, अतः अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के निवारण हेतु हम वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सीधे ही मापे हुए प्रायोगिक आंकड़ों अर्थात विभिन्न प्रकार सांद्रता तथा वेग स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात हो जाता है। क्लियर है? तो हम अब क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण से क्या ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया का वेग या उसकी कोटि। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल पोर्शन का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पूछे जाते हैं इसको चैप्टर में से। तो देखिए, और बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण का। ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास में शून्य कोटि और प्रथम कोटि इन दोनों ही अभिक्रियाओं की समाकलित वेग समीकरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है, ए सी क्या बन रहा है हमारे पास में बी। ए क्या है, अभिकारक, और बी क्या है, उत्पाद। ठीक है, जो वेग समीकरण किस रूप में लिखते थे, ठीक है, इसी रूप में लिखते थे, माइनस के और ए की पावर जीरो, क्योंकि जीरो कोटि की अभिक्रिया है तो हमने इस रूप में इसको लिखा है। यानी वेग, वेग किसके रूप में, वेग यानी क्या था हमारे पास, सांद्रता बटा समय, तो हमने लिख दिया डी ए अपॉन डी टी। ये हमने अभी तक अवकलित वेग समीकरण के रूप में लिखा था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इस रूप में ले लिया, यानी टी को इधर कर दिया डी टी को, और माइनस का साइन भी इधर कर दिया। ठीक है, माइनस इधर ही आता अपने पास, डी इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो ये साइन होता है हमारे पास में समाकलन का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ठीक है, इस प्रकार का समाकलन का चिन्ह है हमारे पास, दे रखा है। सब दोनों तरफ हमने क्या किया, समाकलन। ठीक है, ये कुछ ऐसा। क्लियर? समाकलन करने पर देखिए, अब जैसे डी ए का समाकलन करेंगे तो हमारे पास ए रह जाएगा और के हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसका समाकलन होगा नहीं, टी का करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, डी ए का समाकलन ए और टी का समाकलन टी, और साथ में हमने प्लस सी लिख दिया। प्लस से क्या हो गया हमारे पास, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो समीकरण एक नाम दे दिया। क्लियर है? अब हम देखिए, इस समीकरण में यदि हम t बराबर जीरो, ठीक है, t बराबर जीरो और a बराबर ए नोड, ए नोड का मतलब क्या है, प्राथमिक सांद्रता। ठीक है, ये हमने प्राथमिक सांद्रता ली, t बराबर जीरो और a बराबर ए नोड अगर हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा फिर आगे, इस वैल्यू को हम इस समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम ये वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे हमने रखा t बराबर जीरो, ए बराबर ए नॉट, ए बराबर तो हमने क्या रख दिया, इस ए की जगह क्या रख दिया हमने, ए नॉट, यानी प्राथमिक सांद्रता बराबर माइनस के इंटू टी बराबर क्या रखा हमने, ज़ीरो, और प्लस हमने सी, सी क्या है हमारे पास, समाकलन स्थिरांक। तो हमारे पास के को जब जीरो से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में ए नोड बराबर क्या हो गया, सी, यानी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
ए नॉट। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पे सी का मान रख सकते हैं, सी की जगह हमने क्या रख दिया, ए नॉट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समीकरण है, ये हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप इसको सीधा सीधा अप्लाई करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बीच ग्राफ की। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, एक इस सरल रेखा समीकरण आ जाता है, जैसे y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास कैसे आ गया है, यानी हमारे पास अगर किसके बीच सांद्रता ये ए है, ठीक है, ए और समय की भी यानी टी के बदले हमने क्या किया, ग्राफ खींचा है। ठीक है, ये हमने ग्राफ खींचा है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एम एक्स, यानी हमारे पास लाइन क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, तो के हमारे पास तो क्या आ गया इसका, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, तो माइनस क्या हो गया हमारे पास में डाल। ठीक है, के बराबर क्या हो गया, माइन डाल। ठीक है, तो हमारे पास, और ये हमारे पास ये समीकरण आ चुका है, और ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अब इस तरीके से ही हम, जैसे हमने शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाला, इसी प्रकार हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने ज्ञात किया ए से भी सामान्यतः जो अभिक्रिया होती है ए से भी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे t बराबर 0 समय पे, यानी इस समय पे जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं, उस समय ए की सांद्रता स्मॉल ए और बी की सांद्रता 0, यानी बी अभी उत्पाद बना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ समय पश्चात, यानी t बराबर t समय पर, ठीक है, कुछ समय पश्चात कितना हो गया, ए की सांद्रता में कितनी परिवर्तित हो गया, ए माइनस एक्स, और बी की सांद्रता कितनी बनी, एक्स। ठीक है, यानी बी कितना बन गया, एक्स बन गया, ए में से एक्स को घटाएंगे तो हमारे पास में ए की सांद्रता आएगी। ठीक है, तो वेग हमारे पास प्रथम कोटि के लिए कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस के और ए की पावर में 1। ठीक है, यानी जितनी घात होती है उसकी कोटि होती है। क्लियर है, वेग के फॉर्म में लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस के और ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी को हम क्या कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, टी को इधर कर दिया और ए माइनस एक्स के बट्टे में लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का समाकलन करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन के माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का समाकलन आ गया एल एन ए माइनस एक्स। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, एल एन ए माइनस एक्स, यानी डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन आ गया एल एन एन माइनस एक्स, और डी टी का क्या आ गया, टी प्लस सी, और सी क्या हमारे पास में, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, समाकलन स्थिरांक। उसी प्रकार से हम सी का मान निकालेंगे, यानी टी बराबर 0, एक्स के बराबर भी हमने क्या कर दिया, 0 मान लिया। ठीक है, टी बराबर 0 और इसमें एक्स बराबर भी हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे और यहाँ पे टी की जगह 0 रखेंगे, तो सी के मान कितना है, एल एन ए, तो एल एन ए इसका मान आ गया। अब इस सी का मान इस समीकरण में हम रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट समीकरण बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एल एन ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस एल एन ए। क्लियर है, एक समीकरण हमारे पास ये आया। ठीक है, हमने इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए एल एन ए माइनस एक्स। ठीक है, एल एन ए हमने इधर लिया माइनस एल एन ए बराबर माइनस के टी। ठीक है, क्लियर है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एल एन के ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ए माइनस एक्स माइनस ए बराबर माइनस के टी। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लिया एल एन ए माइनस एक्स, यानी हम इसको क्या किया, ए को हमने क्या कर दिया, बट्टे में रख दिया। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह अगर नीचे ले आएंगे तो अपने पास ये प्लस का हो जाएगा, यानी ए बराबर के टी माइनस का चिन्ह मैंने इस बार यहाँ लगा दिया। ठीक है, एल एन ए अपॉन, अभी हमने इसको माइनस का चिन्ह हटाने के लिए इसको हमने पलट दिया, तो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, हम इसको पलटेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और ये संख्या ए ऊपर आ जाएगा, ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, बराबर के टी। क्लियर, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने के का मान रखा था, टी को इधर कर दिया, तो टी से गुणा हो गया ए माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब ध्यान रखना, जब ही एल एन को लॉग में परिवर्तित करते हैं, क्या होगा, एल एन को लॉग में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2.303 से वो गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये
समीकरण कुछ इस प्रकार आ गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट समीकरण है, तो के का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने 2.30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या था ये वेग समीकरण, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, यानी के का मान ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये वाला समीकरण सीधा सीधा इसको याद कर लिया, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी में से ही आता है। ठीक है, या तो वो टी पूछ लेगा या के पूछ लेगा। ये ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ए माइनस क्या है, यानी उत्पाद, यानी अभिक्रिया के बाद की सांद्रता, अभिक्रिया के पश्चात ठीक है, तो आपको ये समीकरण याद रखना है। ठीक है, या तो टी के वैल्यू पूछेगा या के, अगर हम के की जगह ये टी कर दें तो टी कितना आ जाएगा, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट समीकरण है ये। क्लियर, तो ये हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट समीकरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब हम इसके बीच में कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे हमारे पास एक समीकरण नहीं आया था, समीकरण 2 ln a माइनस एक्स और के टी प्लस एल एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वाई को बराबर वही माइनस एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, टी और ln a x के मध्य में क्या किया, ग्राफ खींचेंगे। ये हमारे पास स्पर्श रेखा आएगी, सीधी लाइन आएगी। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ भी खींचते हैं हम इस वाले समीकरण से। ठीक है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के मध्य, तो ये हमारे पास ये आएगी रेखा। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया का ये ग्राफ है। ठीक है, आपके कोई डीपली इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं आते, आपको इस तरीके से याद करना है, या तो समीकरण या फिर इसके ग्राफ। क्लियर, तो हमारे पास ये जीरो कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण था। क्लियर, अब हम इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अर्ध आयु काल। जैसे क्या होती है परिभाषा, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई अभिकारक है, इसके कितना होने में, आधे होने में। ठीक है, इसके आधे होने में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इनमें से। क्लियर है, तो हम यहाँ पे शून्य कोटि के जैसे समाकलित वेग समीकरण निकाला, उसी प्रकार से हम प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल भी निकालेंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, जैसे हमारा समीकरण हमने ये निकाला था, समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि ए का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ए नॉट बाय टू, एन प्रारंभिक सांद्रता के आधा हो गया, तो हम ए की जगह क्या रख देंगे, ए नॉट बाय टू। ठीक, ये हमने समीकरण यहाँ रखा। अब हमने क्या किया, यहाँ के टी का मान रखा। ठीक है, ये क्या किया हमने, के टी का मान रखा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई अपॉन टू। ठीक है, तो ये के टी इधर गया तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया, तो ए नॉट इधर ए नॉट माइनस टू अपॉन टू, ये आ गया तो माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो के टी को मान कितना देंगे, ए नॉट बाय टू। ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में ए नॉट बाय टू आ जाएगा। इसी तरह से जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, टी हाफ। ठीक है, अर्ध आयु काल टी हाफ ए नॉट बाय टू के, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब इसे क्या पता लग रहा है कि टी हाफ जीरो को या शून्य कोटि की अभिक्रिया का टी हाफ यानी अर्ध आयु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दो भी कांस्टेंट है और के भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, टी हाफ समानुपाती किसके है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शून्य कोटि में प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात इसमें लिखा हुआ है, शून्य कोटि के अभिक्रिया में टी हाफ अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती और इसके समानुपाती होगा। ठीक है,
तो ये अर्धायु काल हमने किसका निकाला, शून्य कोटि का। अब ऐसे हम किसका निकालेंगे, प्रथम कोटि का। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में आप मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं पार्ट्स में से आएंगे, समाकलित वेग समीकरण में से या अर्धायु काल में से। देखिए अब हमने ये निकाला था हमने प्रथम कोटि के लिए टी का मान, यदि हमारे पास एक्स यानी सांद्रता कितनी हो गई, आधी हो गई, यानी a/2। इस मान को हमने इसमें रखा। ये सॉल्व करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हम इसको ऊपर कर दिया, ठीक है ना। कैसे आएगा, a - a/2, यानी क्या है अपने पास नीचे क्या है, a - a/2, ठीक है। ये है, हमने इसका LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 2a माइनस, जैसे 2 से 2 गया यानी a/2, a/2 हमने रख दिया यहाँ पे a/2, ठीक है। अब a/2 है तो 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो 2a/a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपको ध्यान होगा, log 2 की वैल्यू आपको 0.3010 होती है, ठीक है। याद रखना है, log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। तो हमने log 2 की वैल्यू यहाँ रखी, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 0.693/k, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693/k। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करती, इसकी सांद्रता दिख रही है नहीं दिख रही, तो यानी प्रारंभिक सांद्रता पे ये निर्भर नहीं करती है। कौन, प्रथम कोटि का अर्धायु काल, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक होता है, अर्थात वह अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में शून्य कोटि, प्रथम कोटि का पर्यावरण पढ़ लिया, समाकलित वेग समीकरण और उनका अर्धायु काल, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल मुँह ज़बानी इसके सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए इसको और करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व हुआ है। हुआ, करके देखा, ठीक है। देखिए हम करके देखते हैं, इसमें पूछा क्या है कि आपके पास में एक सामान्य अभिक्रिया दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया को पहले बता रखा है, कौन सी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इस तरह के का मान दे रखा है, ठीक है। यानी के मान दे रखा है कितना, ये तथा इस अभिक्रिया अर्धायु काल, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का सूत्र आपको याद रखना है, कितना होता है, टी हाफ बराबर 0.693/k, ठीक है। पहले सूत्र लिख लिया, सीधा सा टी हाफ पूछा है प्रथम कोटि के लिए, के की जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं, तो हम के की जगह हमने ये मान रखा 5.5 × 10⁻⁻14, ठीक है। बस क्या है, उसके आगे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा
1 पॉइंट चेक कर लीजिएगा, 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। क्लियर है। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, टी हाफ पूछा है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन करके देखिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, हम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर बता रखा है क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, के का मान दे रखा है, के का मान कितना 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या बोल रखा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, अच्छी तरह पढ़िए, इस अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, 5 ग्राम से घटकर कितनी हो गई, 3 ग्राम। यानी प्रारंभिक सांद्रता हम बोल सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। और अंतिम सांद्रता घटकर कितनी होगी लास्ट में, 3 ग्राम। यानी हम बोल सकते हैं अंतिम कितनी हो गई इसकी, 3 ग्राम। ठीक है, बस हमें क्या था, मिल गया सब कुछ। इसको हमारे फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या था, प्रथम कोटि के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या दे रखा है हमें, समाकलित वेग समीकरण वाला सूत्र याद रखना है। क्या निकालना है, समय निकलेगा। यानी टी बराबर, अभी हमने निकाला 2.303, फिर के और लॉग हमारे पास कितना था, ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर। अब के का मान दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 2.303, के की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है, फिर लॉग ए हमने क्या बताया था, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 5। अंतिम सांद्रता कितनी है, 3। ए माइनस एक्स क्या है, मैंने अंतिम सांद्रता कितनी हो गई, 3। तो बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और लॉग लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो लॉग की वैल्यू आपको दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने सॉल्व किया, ये तो हमारे पास सॉल्व है। इसको यहाँ देखो, यानी लॉग 5/3 को में से ले सकते हैं, लॉग 5 माइनस लॉग 3। ठीक है, आपको क्या करना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, किसकी, लॉग की वैल्यू, और जिससे हम पता लग जाएगा कि किसका मान कितना है। जैसे हमने बोला कि लॉग, ठीक है, जैसे हमारे पास है log 5। ठीक है, तो हमारे पास इनकी वैल्यू पता होना चाहिए कि log 5 की वैल्यू कितनी। जैसे हमारे पास log 5 है, log 5 का जो मान होता है, ध्यान रखना। ठीक है, log 5 इसका मान होता है हमारे पास में 0.6989। ठीक है, एक वैल्यू आपको याद रखना है। और log 3 का मान कितना है, देखिए इसका log 3 का मान। ठीक है, जैसे log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.3010। तो ऐसे हमारे पास log 3 की वैल्यू होगी 0.4771। ठीक है, तो हमारे पास ये मान दे रखे हैं। अब क्या करना है, हमें इसको घटाना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी जो भी इसमें घटेगा उसको इससे गुणा कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो लगभग आएगा हमारे पास 443.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसके आसपास आएगा, तो आप करके देखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये, इससे रिलेटेड, या ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हमारे चैप्टर में जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना मान के चलो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट हो चुका है। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार देखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसको आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, जो भी प्रॉब्लम हो आपको बताया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, क्लियर।